हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। पिछले पार्ट में हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हाय, आई एम नाजमिन। लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। अब तक हमने सिचुएशन ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट समझी। अब हम देखते हैं कि इंडिया के सामने मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं। इंडिया के मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में से हैं लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है लैंड की क्वालिटी का धीरे धीरे खराब होना, जिससे सॉइल, वाटर और वेजिटेशन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड होती है। ये नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों की वजह से हो सकती है। जैसे देखिए, नेचुरल में क्या क्या हो जाएगा, विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग। लेकिन इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन का एक मेजर रीजन है अनस्टेबल और इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज प्रैक्टिसेस। जब हम लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते तो सॉइल के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। इसलिए पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस लैंड डिग्रेडेशन को तेजी से बढ़ाती है। अब देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेस क्या हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जब ट्रीज और वेजिटेशन कवर कम होते हैं तो सॉइल फर्टिल डायरेक्टली विंड और वाटर के कांटेक्ट में आती है, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। सेकंड है ओवर ग्रेजिंग। इसका मतलब है नेचुरल पैस्चर्स पर एनिमल्स को उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चराना। ठीक है, इससे ग्रास और वेजिटेशन को रीजनरेट होने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है और लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। थर्ड है इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट लैंड पर ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ जाती हैं तो नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब होने लगती है। फॉरेस्ट फायर भी ट्रीज, वेजिटेशन और सॉइल को नुकसान पहुंचाती है। नंबर फोर्थ पे है नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। अगर सॉइल कंजर्वेशन के प्रॉपर मेथड्स नहीं अपनाए जाएंगे तो फर्टाइल जो टॉप सॉइल है ना, जो लैंड की सॉरी जो भी जमीन की सबसे ऊपर टॉप मोस्ट सॉइल होती है जो फर्टाइल होती है, वो विंड और वाटर के साथ आसानी से रिमूव हो जाती है। नंबर फिफ्थ है अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन। फ्यूल वुड और फॉडर के लिए अगर वेजिटेशन को जरूरत से ज्यादा हटाया जाए तो फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन प्रॉपरली रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। नंबर सिक्स है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। अगर बार बार एक ही क्रॉप एक ही खेत में लगाई जाए तो सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स लगातार यूज होते रहते हैं। इसी वजह से क्रॉप रोटेशन अपनाने की सलाह दी जाती है, ताकि अलग अलग क्रॉप सॉइल न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस यूज करें और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप एक ही तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो ना करें, क्योंकि एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो करने से वो क्रॉप्स बार बार सेम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से ले लेते हैं और फिर इस तरीके से धीरे धीरे सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। नंबर सेवेंथ है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना प्रॉपर कंट्रोल के एक्सेसिव यूज करने से सॉइल की क्वालिटी को इफेक्ट होता है। नंबर एट है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स। इरिगेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नंबर नाइन्थ में है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर बियॉन्ड इट्स रिचार्ज कैपेसिटी। अगर हम ग्राउंड वाटर को जितनी तेजी से नेचुरली रिचार्ज किया जा रहा है उससे ज्यादा तेजी से निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे चला जाएगा और वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। नंबर टेंथ में है पावर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल। जो लोग एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से कई बार लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर 11th में है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें फॉरेस्ट की एक जगह को सॉरी ना, इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की एक जगह को साफ करके कुछ ईयर्स तक खेती की जाती है। जब उस जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो किसान दूसरी फॉरेस्ट लैंड को साफ करके वहां कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, किसी फॉरेस्ट एरिया के एक हिस्से में कुछ साल तक आपने खेती की, जब उसकी लैंड जो है वो मतलब लेस फर्टाइल हो गई, तो उसी जगह को छोड़कर अब आप क्या कर रहे हो, दूसरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हो और वहां खेती शुरू कर दे रहे हो। अगर आप इस तरीके से बार बार करते रहोगे ना और जल्दी जल्दी करते रहोगे तो फॉरेस्ट और सॉइल दोनों पर प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन
किसी एक वजह से नहीं हो रही है ना। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन और पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सभी मिलकर लैंड की क्वालिटी को खराब करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चैलेंज है वो है डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, पहले हम डिफॉरेस्टेशन का मतलब देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट करना, स्पेशली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या दूसरे ह्यूमन यूजेस के लिए, जिसके बाद नेचुरल फॉरेस्ट लैंड को किसी नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज का कलेक्शन नहीं है ना, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, सब होते हैं। इसलिए जब फॉरेस्ट कम होते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो केवल ट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे इन्वायरमेंट पर पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। सबसे पहले ट्रीज के कटने की वजह से क्या हो जाता है, वेजिटेशन कम हो जाता है, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग भी है। जब लार्ज स्केल पर ट्रीज कट होते हैं तो फॉरेस्ट के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। जब ट्रीज ही कम रहेंगे तो वो प्रोसेस भी तो स्लो हो जाएगा ना। साथ ही यदि यदि नहीं साथ ही अगर कटे हुए ट्रीज को जलाया जाए या वे सड़ जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। इससे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी कि लो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड। इसके अलावा देखो क्या है कि इंडिया में पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड कितना है, 0.06 हेक्टेयर पर पर्सन, जबकि कम से कम लगभग 0.47 हेक्टेयर पर पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इंडिया में जो अवेलेबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना, वो जितनी हमको जरूरत है ना उससे काफी कम है। इसलिए फॉरेस्ट पर ह्यूमन नीड्स का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न बन चुका है। नेक्स्ट चैलेंज है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है कि सॉइल की जो फर्टाइल वो ऊपरी सतह है ना, जमीन की जो टॉप लेयर है, उसका विंड या वाटर के थ्रू हट जाना या बहा ले जाना। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल कैसे बढ़ता है। जो ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं कि मिट्टी के अंदर तक फैलकर सॉइल पार्टिकल्स को मजबूती से पकड़ लेती हैं। लेकिन जब ये ट्रीज ही काट दिए जाएंगे तो सॉइल को होल्ड करने वाला ये नेचुरल सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो भी एक्सपोज टॉप सॉइल होती है ना, वो आसानी से पानी के साथ बहने लगती है। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जो ट्रीज होती हैं वो अपनी रूट्स में सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और वेजिटेशन रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। लेकिन जब ट्रीज कम हो जाते हैं तो रेन वाटर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सीधे सरफेस पर बहने लगता है। इससे कम टाइम में बड़ी क्वांटिटी में पानी जो होता है वो रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच जाता है, जिससे फ्लड्स आने की जो चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट चैलेंज है सिल्टेशन ऑफ डैम्स। अब इससे जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे क्या, सिल्टेशन ऑफ डैम्स। सिल्ट का मतलब है मिट्टी या ऐसे ही छोटे छोटे सेडिमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो जाके पानी के साथ बहकर जो आते हैं। ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन बढ़ता है तो ज्यादा क्वांटिटी में मिट्टी बारिश के पानी के साथ रिवर्स में पहुंच जाती है। यही सेडिमेंट्स धीरे धीरे डैम्स के अंदर जमा होने लगते हैं। इस प्रोसेस को सिल्टेशन कहते हैं। सिल्टेशन की वजह से डैम्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो सतह होती है डैम के नीचे नीचे के जो एरियाज होते हैं वहाँ मिट्टी कंकर ये सब ज्यादा जमा होने लगते हैं। ठीक है, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से फॉरेस्ट की डिप्लीशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, फ्लड्स, डैम्स में सिल्टेशन और क्लाइमेट पर एडवर्स इफेक्ट जैसी अनेक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अर्थ पर पाए जाने वाली सभी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन सब हैं। इसमें सिर्फ अलग अलग स्पीशीज ही नहीं बल्कि वे इकोसिस्टम भी शामिल हो जाते हैं जिनमें ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये इकोसिस्टम्स हैं टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड इकोसिस्टम,
मेराइन इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम और अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जैसे कि रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ये सब हो सकते हैं, ठीक है? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया की ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.5% हिस्सा है, ठीक है? लेकिन यहाँ दुनिया की लगभग 17% ह्यूमन पॉपुलेशन और लगभग 20% लाइवस्टॉक पॉपुलेशन रहती है। यही वजह है कि लैंड, फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब सवाल आता है कि बायोडायवर्सिटी लॉस क्या होता है? बायोडायवर्सिटी लॉस का मतलब है कि प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन और उनकी वैरायटी ऑफ स्पीशीज का धीरे धीरे कम होना। इसके भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता है। सेकंड, पोल्यूशन है वन ऑफ द मेन रीजन। थर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्लांट्स और एनिमल्स पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे पोचिंग, किलिंग, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है ना, एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है? पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि पेड़ काटे जाते हैं ताकि जो लोगों के लिए रहने के लिए जगह बनाई जा सके, खेती के लिए जगह बनाई जा सके, तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब फॉरेस्ट काटे जाते हैं या नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बहुत सारी जो डिफरेंट स्पीसीज होती है ना, वो अपना नेचुरल हैबिटेट खो देती हैं। इससे कई स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होने लगती है और कुछ स्पीशीज तो एक्सटिंक्शन के खतरे तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है, फूड चेन को स्टेबल रखती है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और नेचुरल रिसोर्सेज का बेसिस भी बनती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बायोडायवर्सिटी की प्रोटेक्शन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगला जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है वो है वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अगर इजी वर्ड्स में समझे तो देखिए, जब वाटर की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे चेंजेस हो जाएं जिससे वाटर की क्वालिटी खराब हो जाए और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन यूज के लिए अनसेफ हो जाए, तो उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज, ओशंस और दूसरी वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, तो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। अब देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के मेजर कॉजेस क्या हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और हार्मफुल केमिकल्स का रिवर्स और लेक्स में डिस्चार्ज होना, ठीक है? डोमेस्टिक सीवेज और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज और ओशंस में ऐसे ही फ्रीली छोड़ दिया जाना। गार्बेज, प्लास्टिक वेस्ट और दूसरे सॉलिड वेस्ट का वाटर बॉडीज में डंप किया जाना। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज, जो बारिश के पानी के साथ रिवर्स और लेक्स तक पहुंच जाते हैं। जब नेक्स्ट है, जब ऑयल टैंकर्स या शिप से ऑयल लीक होकर समुद्र या दूसरी वाटर बॉडीज में फैल जाता है, तो इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। इन सभी रीजन से वाटर की क्वालिटी लगातार खराब होती जाती है। इसमें और भी है कि जो रिवर्स में बाथिंग की जाती है, कपड़े धुले जाते हैं, है ना? और जो भी हाउस होल्ड ड्रेनेज होता है उसको डायरेक्ट रिवर से या ओपन वाटर बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाना, इसकी भी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। अब इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है। कंटामिनेटेड वाटर पीने से ह्यूमंस में वाटर बोर्न डिजीजेज जैसे कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा पॉल्यूटेड वाटर एग्रीकल्चर, फिशरीज और ओवरऑल इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ पर अवेलेबल वाटर का ज्यादातर हिस्सा सैलाइन है ना? मतलब नमकीन पानी है, और फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। इसलिए अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट होने से बचाना और उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्लीन वाटर को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब है हवा में हार्मफुल गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मिल जाना, जिससे एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसी पॉल्यूटेड एयर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखते हैं इसका कॉज। सबसे पहला रीजन है व्हीकल इमिशंस। अर्बन एरियाज में कार्स, बाइक्स, बसेस और ट्रक्स की बढ़ते जो नंबर्स हैं, इनसे निकलने वाला स्मोक और हार्मफुल गैसेस एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। सेकेंड रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडिया आज वर्ल्ड के 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन में से एक है। फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला स्मोक, केमिकल्स और टॉक्सिक गैसेस हवा में मतलब मिक्स होकर लगातार उसको पोल्यूट कर रहे हैं। थर्ड रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
जब कोल, पेट्रोल और डीज़ल जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं ना, तब बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसी तरीके की अदर हार्मफुल गैसेज़ जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं। ये जो गैसेज़ होते हैं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ती है। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, हाँ, और इसमें आपने देखा होगा खेत जो जलाते हैं, खाली जब खेत रहता है उसको जलाया जाता है। गार्बेज बर्निंग, फायर क्रैकर्स बर्न करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से उड़ने वाली डस्ट पार्टिकल्स भी, ये सब मिलकर भी एयर पॉल्यूशन को काफ़ी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज़ेज़ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम जैसी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये स्मोक पैदा करता है। स्मोक जो होता है वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, जो हवा को धुंधला बना देता है और लोगों के लिए साँस लेना मुश्किल कर देता है। दिल्ली में हम विंटर्स में ये ज़्यादा स्मॉग जो है वो देखते हैं। एयर पॉल्यूशन विज़िबिलिटी को भी ये कम कर देता है, एयर पॉल्यूशन, है ना? एसिड रेन की वजह बनता है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस को भी बढ़ावा देता है। जो इसका इफ़ेक्ट है वो सिर्फ़ इंसानों पर ही नहीं बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स और पूरे जो इकोसिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, उन सब पर भी पड़ता है। अब देखते हैं कि क्या मेथड्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, वेज़ टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। सबसे पहला क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और प्राइवेट व्हीकल्स का कम। इससे रोड्स पर ट्रैफिक भी कम होगा और व्हीकल से निकलने वाला पॉल्यूशन भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। साथ ही इफेक्टिव ट्रैफिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। सेकंड है क्लीनर फ्यूल्स, जैसे कि सीएनजी और हाउस होल्ड्स में एलपीजी के यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए। ये फ्यूल्स पेट्रोल, डीजल और ट्रेडिशनल फ्यूल्स के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन फैलाते हैं और इंडोर एयर पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रीज में क्लीन टेक्नोलॉजीज अपनाई जानी चाहिए। इमिशन स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन होना चाहिए और फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जो मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है ना, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ को जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनसे काफ़ी दूर बनाना चाहिए, ताकि डायरेक्टली वो जो लोग हैं, वो उसके कॉन्टैक्ट में ना आएँ, ठीक है? नेक्स्ट है इसके अलावा कोल, पेट्रोल, डीज़ल और इसी तरीके के अदर फॉसिल फ्यूल्स की अननेसेसरी बर्निंग को कम करना चाहिए। गार्बेज और क्रॉप रेसिड्यू को खुले में जलाने से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्री प्लांट करना चाहिए और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को और मजबूत बनाना चाहिए। ये सब करके शायद एयर क्वालिटी में सुधार लाया जा सकता है। ये आपका जो पार्ट है ये यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में थोड़ा-सा देखा जाएगा, ठीक है? एपिको मूवमेंट को देखा जाएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग।